इस वीडियो व्याख्यान में हम अवध के विलय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अवध का जो राज्य है आधुनिक उत्तर प्रदेश और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको मिला करके बना हुआ था। अवध जो है, जब इसके राज्य का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान बुरहानुल मुल्क था। यह मुग़ल दरबार में ईरानी अमीरों का नेता था और यह निज़ामुल मुल्क का प्रतिस्पर्धी था। निज़ामुल मुल्क इस समय मुग़ल सम्राट का वजीर था। सैयद बंधुओं के पतन में सआदत खान ने मदद की थी, इसलिए मुग़ल सम्राट ने उससे प्रसन्न होकर उसे आगरा की सूबे फौजदारी प्रदान की, लेकिन वह भरतपुर, आगरा और मथुरा के जाटों को कुचलने में उनके विद्रोह को कुचलने में असफल रहा। इसलिए सितंबर 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई जयसिंह को दे दी गई। इससे सआदत खान अप्रसन्न हो गया, लेकिन मुग़ल बादशाह ने उसे अवध का सूबेदार नियुक्त कर दिया और वास्तव में इसी समय से ही अवध के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का इतिहास प्रारंभ होता है। 1724 में सआदत खान ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफदरजंग से कर दिया और उसे अवध का नायब सूबेदार नियुक्त किया। सआदत खान ने दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भाग लिया, मराठों को रोकने का काम किया। मार्च 1737 में उसने आगरा के निकट मराठा सेना को पराजित किया। उसने जो है नादिर शाह के आक्रमण और मुग़ल सम्राट के अपमान में भी उसका हाथ रहा, क्योंकि वह दिल्ली दरबार से नाराज़ था। 1739 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात सफदरजंग अवध का नया सूबेदार बना। अवध के इस नए सूबेदार को मुग़ल सम्राट ने अपना वज़ीर नियुक्त किया और थोड़े दिनों बाद उसको इलाहाबाद का सूबा भी प्रदान कर दिया। इससे प्रोत्साहित होकर उसने रोहेलों और बंगश पठानों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। ये लोग अवध के क्षेत्र में लूटमार करते थे और रोहेलखंड में बसे हुए थे। इन्हें कुचलने के लिए उसने जाट राजा सूरजमल और मराठों का सहयोग लिया। अप्रैल 1752 में उसने अब्दाली के विरुद्ध मराठों से समझौता किया, परंतु मुग़ल सम्राट ने उसके द्वारा किए गए समझौते को रद्द कर दिया और पंजाब का जो क्षेत्र है वो अब्दाली को दे दिया। इस पर वज़ीर नाराज़ हो गया और 1753 में उसने अपना वज़ीर पद छोड़ के वो अवध के सूबे में आ बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात शुजा-उद-दौला अवध का नवाब बना। शुजा-उद-दौला ने नवाब बनने के पश्चात अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया। उसका तोपखाना बहुत उत्कृष्ट माना जाता था। उसकी सेना में लड़ाकू नागा साधुओं की टुकड़ी भी थी। 1761 में उसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के विरुद्ध अब्दाली का साथ दिया था। 1765 में उसने बंगाल के नवाब मीर कासिम की सहायता की, परंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के हाथों बुरी तरह से पराजित हुआ, जिसको कि हम बक्सर के युद्ध में युद्ध नामक अध्याय में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के हाथों पराजित होने के पश्चात अवध के नवाब के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि की। 1765 की इस संधि के पश्चात शुजा-उद-दौला और उसके उत्तराधिकारियों में से किसी ने भी, अवध के किसी भी नवाब ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध ना तो कोई संघर्ष किया और ना ही किसी ऐसे संघर्ष में भाग लिया जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया गया। फिर भी अंग्रेज़ों ने एक के बाद एक अन्य संधियां करने के लिए अवध के नवाबों को मजबूर किया और इन प्रत्येक संधियों के द्वारा अंग्रेज़ों के अधिकारों में वृद्धि होती गई
और अवध के नवाब की शक्ति कमज़ोर पड़ती गई। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। उसमें हमने देखा था कि अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर मुग़ल सम्राट को दे दिए गए थे। इस तरह से इलाहाबाद की संधि के पश्चात शुजा-उद-दौला ने पुनः अवध के संगठन की ओर ध्यान दिया। सेना को पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित किया जाने लगा। इससे अंग्रेज जो हैं चिंतित हो उठे और उन्होंने नवाब को इलाहाबाद की संधि में कुछ परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। 1768 में एक नई संधि की गई। इस संधि के द्वारा अवध की सेना की संख्या सीमित कर दी गई। अवध की सेना की शक्ति घट गई और उसका विस्तार अचानक से रुक गया। इस तरह से नवाब के द्वारा अंग्रेज़ों की शर्तें मानने के बावजूद अंग्रेज़ जो है उसे बिल्कुल भी फ्री हैंड नहीं देना चाहते थे। अब 1768 की संधि के पश्चात हम देखते हैं 1773 की बनारस की संधि। शुजा-उद-दौला अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसकी निगाहें रुहेलखंड पर टिकी हुई थी। सितंबर 1773 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स बनारस आया तो शुजा-उद-दौला उससे मिलने गया और अंग्रेज़ों के साथ एक नई संधि की। पहली उसकी शर्तें इस प्रकार से थी। शाह आलम, मुग़ल सम्राट शाह आलम से कड़ा और इलाहाबाद के दोनों ज़िले वापस लेकर अवध को सौंप दिए और बदले में शुजा-उद-दौला ने 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। 1765 में यही ज़िले शुजा-उद-दौला से लेकर मुग़ल सम्राट को दिए गए थे। अब उसी के क्षेत्र, अवध के ही क्षेत्र अवध को बेच दिए गए मुग़ल सम्राट से लेके। ये संधि की पहली वो थी। दूसरा था रुहेलखंड विजय के लिए अंग्रेज़ों ने नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। नवाब ने प्रत्येक ब्रिटिश ब्रिगेड के लिए 2,10,000 रुपये प्रति माह देना तय किया। 1768 की संधि के द्वारा अवध की सैन्य शक्ति को सीमित कर दिया गया था। अब इसे रद्द कर दिया गया और नवाब को सैन्य संख्या बढ़ाने की स्वीकृति मिल गई। शुजा-उद-दौला ने अपनी राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। नवाब ने ब्रिटेन के बादशाह के वज़ीर के रूप में कार्य करना स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश बादशाह के नाम के सिक्के अवध में चलाने के लिए राजी हो गया। स्पष्ट है कि राज्य विस्तार की लालसा में शुजा-उद-दौला कुछ भी करने को तैयार था और अंग्रेज़ों ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। उन्होंने केवल 2 वर्षों में अवध से 1,31,00,000 रुपए वसूल किए। इस तरह से अवध के नवाबों ने इसके पश्चात 1775 में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आसफ-उद-दौला अवध का नवाब बना। उसके समय में अवध की अवनति होने लगी। उसमें शासन करने की योग्यता नहीं थी। उसका अधिकांश समय भोग विलास में ही व्यतीत होता था। 1775 में आसफ-उद-दौला को कंपनी सरकार के साथ एक नई संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। इस संधि के अनुसार पहले की ही भांति कंपनी ने अवध की सुरक्षा का वचन तो दिया, परंतु इस बार सुरक्षा का मूल्य चुकाने को कहा गया। अवध के नवाब ने इसके लिए बनारस, गाज़ीपुर और चुनार के जिलों को कंपनी के अधिकार में हमेशा के लिए सौंप दिया। अब ब्रिटिश ब्रिगेड को अवध में रखने के लिए नवाब को 50,000 रुपया प्रति माह अधिक देना स्वीकार करना पड़ा। वस्तुतः यह संधि इस बात का संकेत थी कि कंपनी सरकार अवध को कमज़ोर तथा दिवालिया बनाने पर तुली हुई थी, ताकि अवसर मिलते ही उसके अन्य जिलों को हड़पा जा सके।
अंग्रेज़ों के आर्थिक शोषण के कारण अवध राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और धीरे धीरे उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही गया। उधर कंपनी की सरकार हर संभव उपाय से अधिक रुपया वसूल करती थी। परिणाम यह हुआ कि धनाभाव के कारण नवाब की सेना की संख्या घटती रही। कॉर्नवालिस ने थोड़ी उदारता दिखाते हुए भविष्य में ब्रिटिश सेना के खर्च के नाम पर अवध के नवाब से 74 लाख के बजाय 50 लाख रुपया प्रतिवर्ष लेने का आदेश दिया। इससे नवाब को थोड़ी सी राहत मिली। इस तरह से अवध के नवाब एक विशाल सेना होते हुए और एक विशाल आर्थिक संसाधनों के स्वामी होते हुए भी जिस तरह की संधि अंग्रेज उनके साथ करना चाहते थे उस तरह की संधि करते हुए धीरे धीरे अपने आर्थिक संसाधनों से वंचित होते जा रहे थे और अपने राज्य और अपनी सेना और उस पर उनकी पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी और अंग्रेज़ जो हैं धीरे धीरे अवध से अधिकाधिक धन वसूली करके अपना और अवध पर अपना नियंत्रण बढ़ाते जा रहे थे।